बाबू मांगता है, उसे मिलता नहीं है तो वो ले लेता है। माँ की कोख से भी निकलने का ना तो 110 के निकलने का। मैंने पिन किया था एक कमेंट, किसी ने लिखा था ये जिस दिन मुझे रास्ते में दिख जाएगा वो उसका आखिरी दिन होगा। मुझे किसी भी वे से अपना 200% देना है, क्योंकि अब ये जो मिला है इसके बाद नहीं पता है फिर कब मिलेगा। ऐसा मैं तो रिजेक्ट हो गया था, मेरे लिए वो दुनिया तब खुली मेरे आंखों के सामने और मैं बहुत डर गया। मुझे लगा यार ये क्या है, ये तो इतना डार्क है। ऐसे मेरे चेहरे पे हाथ घुमाया और कहा मुझे ना तेरी आंखों में दिखता है कि तू ये करेगा, कि तेरे अंदर है वो। जब आपका फेस आता है उसके साथ एक फेंट लिखा हुआ आता है दैत्य। दैत्य, तो वो दैत्य को अपने अंदर कैसे वो निकाला? बहुत सारे जानवरों की मिलावट है, ये एक जानवर नहीं है। मुझे बाबू बनना नहीं है, मैं आकाश ही हूँ। मैं बाबू की एक्टिंग कर रहा हूँ। एक भी बार कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि यार ये क्या हो रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि अगर वो करूंगा तो मैं कैरेक्टर से बाहर निकल जाऊंगा। बाबू का जो कैरेक्टर था बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक मैरिज है ये। रज्जू और बाबू, एक्चुअली ये शो रज्जू और बाबू की लव स्टोरी भी है। व्हेन आई लुक एट योर फेस, और ये जब आंखें में देख रही हूँ, मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है डिफरेंशिएट करना। तो शी सेड टू गो, यू स्लीप ऑन सोफा। हम आपको इमेजिन ही नहीं कर पा रहे इतने क्यूट। एंड देन यू रिप्लाइड दैट मैं रियल लाइफ में अलग टाइप का बाबू हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि डर क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? वैसे आज के डेट में इस शब्द का डेफिनेशन एक इंसान ज़रूर दे सकते हैं जो एक्चुअली डर का पर्सोनिफिकेशन बन चुके हैं ऑन स्क्रीन। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आनंदिता मुखर्जी और इंडिया टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है मेरे साथ एक ऐसे सेलिब्रिटी जिन्होंने रिसेंटली बहुत नाम कमाया है, एक्टर आकाश मखीजा, जिन्होंने राख में बाबू का रोल प्ले किया था। आइए सुनते हैं उनसे उनकी लाइफ, उनके करियर, उनके सक्सेस और उनके 14 वर्ष के कठोर परिश्रम के बारे में। वेलकमिंग आकाश मखीजा टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने जो मेरा अभी इंट्रोडक्शन भी दिया, मुझे मैं पर्सनली सबको बोलना चाहता हूँ कि मैं बाबू के एक 1% भी मैं क्लोज नहीं हूँ एज ए ह्यूमन। एंड आई नो आप सब जगह से वही आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड्स को बाबू कहना बंद कर दिया इसके बाद। बट थैंक यू सो मच। आपने आज इस तरह हम बैठे हैं एंड मैं ये सब पीछे मेरे देख रहा हूँ और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इतने साल बाद कि भगवान ने ऐसे दिन दिखाए और आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। मोस्ट वेलकम आकाश। अभी तो लॉन्ग वे टू गो, बट मेरा लास्ट वर्ड जो था, जो कि 14 वर्ष का कठोर परिश्रम, उसके बाद यू आर हियर टुडे। कितनी सारी रिजेक्शंस, कितनी सारे ऑडिशंस और कितनी सारी चीज़ें आपने फेस की है और फाइनली आपको एक ब्रेक थ्रू रोल मिला है। बट आकाश, आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करे और उस वजह से उस इंसान को ही हेट करने लगे, इट्स अ जॉब डन राइट समवेयर। राइट 100%। आई थिंक एक एक्टर के लिए किसी भी अवार्ड या किसी भी बाकी चीज़ों से सबसे बड़ी विन यही होती है कि उसे जिस किरदार के लिए चुना गया और उसने अपना अगर वो काम किया है और ऐसा रिएक्शन अगर सामने से आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि एज एन एक्टर मैं जो मेरे कंधों पे जो ये किरदार दिया गया बाबू, वो मैं बखूबी निभा पाया हूँ। और इस तरह से जो एवरीडे इंस्टाग्राम जब भी खोलता हूँ तो रोज़ आई थिंक 50-60 डीएम्स पड़े होते हैं। किस में रैंडम कोई गालियाँ दे रहा होता है, किस में कहता है कि कोई कहीं दिख मत जाना। उस दिन मैंने पिन किया था एक कमेंट, किसी ने लिखा था ये जिस दिन मुझे रास्ते में दिख जाएगा वो उसका आखिरी दिन होगा। तो ये सब जब आता है तो बड़ी खुशी होती है। ऐसे लगता है कि ये अलग जीवन है बिल्कुल, कि एज एन एक्टर मैं ऐसे एक लाइफ मेरी एक ऐसी भी है जिसमें लोग मुझे इस तरह देख रहे हैं। एंड मैं आपको कभी कभी ऐसे फील होता है आप बहरूपी हो कि आप इतनी जिंदगियां अलग अलग जी रहे हो, तो बड़ा मजा आता है ये सब जब होता है। ऑल्टर एक ऑल्टर सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, या नॉट एग्जैक्टली पर्सनालिटी बट एक ऑल्टर कैरेक्टर जो लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल। मेरा पहला वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस आकाश मेरा आपसे ये होगा कि बाबू को आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी या आपको बाबू की ज़्यादा ज़रूरत थी, इतने स्ट्रेस और इतने अच्छे बुरे वक्त झेलने के बाद? आई थिंक मुझे ज़रूरत थी ज़्यादा बाबू जैसे कैरेक्टर की।
क्योंकि जब मैंने ऑडिशन किया था इसका, उस वक्त मुझे बस इतना पता था कि ऐसे इंसिडेंट के ऊपर एक शो बनाया जा रहा है और मुझे जो है इसके लिए ऑडिशन करने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक बहुत साल हो गए और बहुत सारे टीवी शोज़ और सबका हिस्सा रहा मैं। और जैसे हम थिएटर में कहते हैं कि हर फ्राइडे को ज़िंदगी बदलती है, लोग वेट करते हैं कि एक फ्राइडे ऐसा आएगा। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल रहा हूँ लाइफ में। मैंने कभी वो सपने देखे ही नहीं थे थिएटर के। जब मैं टीवी कर रहा था तो मेरा बस इतना सा सपना था कि मैं शायद से बेस्ट बेटा स्टार परिवार अवार्ड्स में अवार्ड जीतूंगा। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल सपने देखता हूँ। तो उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ ऐसी जाएगी या इतने साल लग जाएंगे। तो जब ये शो आया तब अगेन लगा कि यार ये कुछ आई थिंक इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये मेरे लिए, और मुझे किसी भी वे से अपना 200% देना है, क्योंकि अब ये जो मिला है इसके बाद नहीं पता है फिर कब मिलेगा ऐसा। तो आई थिंक मुझे बहुत ज़रूरत थी बाबू की कि ऐसा कोई किरदार, देखो एक कोई भी आर्टिस्ट होता है वो अपना 100% ही देता है, बट मुझे ऐसे लगता है कि आजकल हमारा अटेंशन स्पैम है ना जो, वो बहुत कम हो गया है। correct. क्योंकि लोग 5 मिनट में ये फैसला कर लेते हैं कि नहीं ये शो आगे देखना है कि नहीं देखना है। तो हमारी जो कंपटीशन भी है किसी वेब शो की, वो दूसरे वेब शो से नहीं है, वो इंस्टाग्राम के रील्स से है कि आप अपना 1 घंटा रील्स में बिताना चाहते हो या शो देखना चाहते हो। और आई थिंक एवरी वीक कोई शो आता है, तो जहाँ पे अटेंशन स्पैम कम हो गया है, इतना कुछ आ रहा है और कुछ इतना है, वहाँ कोई शो आना, उस शो का वर्क कर जाना और फिर उस कैरेक्टर के बारे में इतनी बातें होना, तो मेरे लिए तो ये सपना है। और जब ये चीज़ मेरे पास आई एंड देन आई वाज जस्ट प्रेइंग कि ये चीज़ बस वर्क हो जाए, देन आई रियलाइज़ कि मुझे कितनी ज़रूरत थी इस चीज़ की, क्योंकि मैं तो अपना काम कर ही रहा था पहले भी, बट जब शो चलता है तभी एक परफॉर्मेंस की भी बात की जाती है इन सब की, अदरवाइज तो सब अपना काम कर ही रहे हैं। ऑफ कोर्स। आकाश, ऑल्सो आप मुझे ये बताइए, आपने किसी इंटरव्यू में कहीं तो आपने कहा था दैट बाबू का जो कैरेक्टर है आपको एक दफ़े में नहीं मिला, करीबन 800 लोगों की कुछ ऑडिशन हुआ था और उसमें से आई थिंक आपको फर्स्ट कॉल नहीं आया था। नहीं, मैं तो रिजेक्ट हो गया था। 700-800 जिन्होंने ऑडिशन किया था, वैभव विशांत जो एंटी कास्टिंग कंपनी चलाते हैं, उनके ऑफिस से कॉल आया था मुझे ऑडिशन के लिए। तब मैं ग्राम चिकित्सालय का सीजन 1 शूट कर रहा था। उस वक्त कॉल आया था। की बात है ये 2024 आई थिंक 2024 की बात है, दिसंबर का महीना। और मैं शूट कर रहा था और मैं जैसे ही आई थिंक वापस आया और मैंने ऑडिशन किया, 1-1.5 महीने बाद एक मैसेज आया था कि आप शॉर्ट लिस्ट हैं इसके लिए। और उसके बाद कॉल आया था कि कुछ 14 लोग हैं फाइनल जिनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, हम आपका दोबारा ऑडिशन करेंगे, बट उससे पहले हम आपको एक वर्कशॉप देना चाहते हैं। ये कुछ अलग हो रहा था इस बार, क्योंकि रोल इतना इंटेंस था, तो वो चाहते थे कि वो सबको ऑडिशन के पहले एक वर्कशॉप करवाएं थोड़ा, कि इस रोल के थोड़ा और क्लोज लेके जाएं। तो वो जो 14 एक्टर थे वो सारे कमाल के एक्टर थे और कोई भी ऐसा फेस नहीं था जिसे हमें पहले देखा है हमने। दे वर ऑल फ्रेश फेसेस और सब प्रॉपर मराठी बैकग्राउंड से थे। मैं अकेला था जो आई फील मुंबई का था एंड आई वाज ओनली अर्बन बॉय इन दैट होल लॉट। तो मेरे को लगा यार आई डोंट नो, मतलब जिस हिसाब का ये कैरेक्टर है मुझे नहीं पता है कि कितना मेरा चांस है इसमें। फिर फाइनल 3 हुआ। फाइनल 3 के बाद मुझे कहा गया कि आपका इसमें नहीं हो पाया एंड फ्यूचर में अगर हम कुछ हुआ तो हम साथ में काम ज़रूर करेंगे। तो मुझे सिंस 14 साल का एक्सपीरियंस रहा है रिजेक्शंस का, और मैंने तो सोचा कि ठीक है एक और रिजेक्शन, क्योंकि एक एक्टर का जो जीवन होता है वो बहुत सारे रिजेक्शन से गुजरता है। आप जब रिजेक्ट होते हो तो ये बात नहीं है कि आप में कुछ कमी है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें। कभी वो आपके जैसी वो शक्ल सोच रहे हैं आपकी शक्ल वैसी नहीं है, या वो जैसा वर्ल्ड सोच रहे हैं आप उसमें फिट इन नहीं होते हो, कभी कुछ लॉजिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने तो उसको इस तरह से लिया कि ठीक है यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने मेहनत की, एक वर्कशॉप भी मिला, बहुत सारे बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला वर्कशॉप के थ्रू, एंड नहीं हुआ ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं कुछ और करने लग गया था तब, मतलब कोई दूसरे शो के लिए ऑडिशन कर रहा था और उसमें हो भी गया था मेरा। तो दोबारा कॉल आया कि आपसे डायरेक्टर, राइटर्स प्रोशित, अनुषा, संदीप और ये सब मिलना चाहते हैं दोबारा।
तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं क्या, ये रिजेक्ट करने के कुछ रिजेक्ट दिन करने के एक हफ्ते बाद बात की बात है। ओके। और मैं ऑलरेडी कोई एक दूसरा शो कर रहा था, तो मुझे कॉल आया। वो जब मिले तो मेरा 2-3 घंटे और ऑडिशन हुआ, और रमनदीप के साथ हुआ जो रज्जू प्ले कर रहे हैं, हमारा दोबारा ऑडिशन हुआ और मुझे अगली रात कॉल आया कि आप कर रहे हैं ये पार्ट और आपकी कल रीडिंग है, और कल रीडिंग से पहले आप प्लीज़ वो एनडीए साइन कर दीजिए जहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की, उसके बाद हम आपको स्क्रिप्ट देंगे। तो अभी तक मुझे सिर्फ 2 सीन जो ऑडिशन में हमने किए थे, उसके अलावा मुझे कुछ कहानी नहीं पता थी कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आई थिंक मैं उतनी, मेरे पास लिबर्टी नहीं थी अब तक कि मैं पूछ पाऊँ कि यार आप अपनी स्क्रिप्ट बताओ तो मैं बताऊँगा मुझे शो करना है कि नहीं। हमारे पास उतना नहीं होता। आपको ये पता था आकाश दैट आपका जो कैरेक्टर है बाबू, इट्स बेस्ड ऑन द टेरिफाइंग रंगा बिल्ला केस, और आप बिल्ला का रोल प्ले कर रहे थे, वो पता था? वो मुझे पता कि वहां से इंस्पायर्ड है, बट आप इसके बारे में कुछ भी रिसर्च मत करो, क्योंकि हम जो है वो बाबू बना रहे हैं, हम बिल्ला वो केस से आधारित है, बट आपको उनके डिटेल्स में नहीं जाना है कि वो कैसे थे, कि वो क्या थे। तो मुझे बस 2 सीन हमें जो ऑडिशन में किए थे, एक सेकेंड एपिसोड का सीन था जिसमें वो बच्चे को मारने के पहले आपस में भिड़ जाते हैं, एक जॉनी वो सीन था, एक गुरुद्वारे में मैं जो उसको मैनिपुलेट करता हूँ, वो ये 2 सीन ही थे। तो जब दोबारा कॉल आया और जब हो गया, मैं अगले दिन मेरी रीडिंग थी और मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मैं मुंबई के आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ, मैं कल्याण उल्लासनगर में रहता हूँ। वहाँ से मैं जब लोकल में जब वो सीन पढ़ते पढ़ते जा रहा था रीडिंग के लिए, तो जैसे आप लोगों के लिए एपिसोड खुला, मेरे लिए वो दुनिया तब खुली मेरे आंखों के सामने, और मैं बहुत डर गया। मुझे लगा यार ये क्या है, ये तो इतना डार्क है, ये तो जितना इसको आगे पढ़ते जाओ ये तो इतना डार्क है। मैं रीडिंग पे पहुंचा, मुझे तो पता ही नहीं इसमें अली फजल प्ले कर रहे हैं जेपी, इसमें सोनाली बिंद्रे हैं, इसमें राकेश बेदी है, मुझे कुछ नहीं पता था। और वहाँ जाके जब रीडिंग में हम सब बैठे थे और अपनी अपनी लाइंस का पढ़ रहे थे, मेरा आवाज़ बहुत धीमा निकल रहा था। मुझे राकेश सर ने कहा कि जोर से पढ़ना, क्या कर रहा है? मैं कहा सर आपको नहीं पता है कि मेरे लिए ये सब अभी अभी खुला है, मैं अभी तो कुछ महीने पहले मेरी सगाई हुई है। मैंने कहा कि ये तो मतलब आपको नहीं पता ये कैसे मतलब मेरे साथ हो रहा है। तो बट देन उन्होंने आई थिंक मुझे ऐसे मेरे चेहरे पे हाथ घुमाया और कहा मुझे ना तेरी आंखों में दिखता है कि तू ये करेगा, कि तेरे अंदर है वो। देन बहुत और भी लोगों ने कहा कि देयर इज़ समथिंग इन योर आईज़ जिसमें ऐसे हमें दिखता है कि तू ये करेगा। तो मैं तो आई थिंक मेरी मॉम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ऐसी आंखें मिली मुझे। और बट देन मैं उनको ये भी बोल रहा था कि बट आप आंखों के लिए बोल रहे हो, पर मैंने 5-6 राउंड दिए ऑडिशंस के। तो आई थिंक मेरा एक क्या होता है कई बार ना आप सिंस मैं कैमरा के जो भी मैंने सीखा है वो कैमरा के अराउंड सीखा है। मैंने मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है, मैंने हमेशा से मैं सेट पे काम किया है मैंने, चाहे वो छोटे से छोटे रोल हो। तो आई थिंक वो फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे, बट हमारे जो आजकल लॉजिस्टिक्स है, आपको एक इतना बड़ा शो 70-80 दिन में बना के डिलीवर करना होता है, तो आई थिंक उसके लिए एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि थैंकफुल हूँ मैं कि मैंने 14 साल कैमरा के सामने बिताया, और जब ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तब मैं रेडी था इसके लिए। तो अगर वो सब नहीं होता तो शायद मैं रेडी नहीं होता इसके लिए। तो आपका ग्राउंड वर्क क्या था? मतलब आप वो जैसे आपने टीजर में देखा होगा, ट्रेलर में देखा होगा कि जब आपका फेस आता है उसके साथ एक फेंट लिखा हुआ आता है दैत्य जी। तो वो दैत्य को अपने अंदर कैसे वो निकाला? हाउ डिड यू? मुझे ये समझ जरूर है कि ये स्पेसिफिक जो मीडियम है ये डायरेक्टर्स राइटर्स मीडियम है, ये विजुअल मीडियम है। अब एक एक्टर जब थिएटर में एक्टिंग करता है, थिएटर प्लेस में, तो वो डायरेक्ट इंगेज करता है ऑडियंस के साथ। यहाँ पे तो आप कट एक्शन होता है, माइक लगाए, पीछे बैकग्राउंड स्कोर आएगा, मेकअप होगा, इतना सब कुछ आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो मैं हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरा जो डायरेक्टर चाहता है, क्योंकि कहानी उसकी है, उसके लेंथ से मैं देखने की कोशिश करूं, रैदर देन मैं अपना अलग कैरेक्टर बनाने की कोशिश करूं। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा मैंने सोच लिया उस कैरेक्टर के बारे में कि मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा, तो शायद मेरा डायरेक्टर जो मुझसे चाहेगा वो मैं शायद डिलीवर ना कर पाऊँ सेट पे। क्योंकि कई बार सेट पे ये होता है कि आप एक सीन करते हो और डायरेक्टर को लगता है यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो वहाँ एक्टर फंस जाता है। क्योंकि वो पहले से ही बहुत कुछ करके आया होता है। तो
ज़रूर ये बात सही है कि कुछ थियरीज मैंने अपने दिमाग में सोची थी। एक वर्कशॉप किया था हमने शो चालू होने के पहले कुछ एक हफ्ते का। उसमें ये सोचा था कि इसको कहीं भी ना दैत्य, आई थिंक विलन, हमने जो उसकी परिभाषा है हमने फिल्मों में अलग देखी है। वो एक लंबा चौड़ा ऐसा वाला, मेरी तो कोई कथकाठी वैसी नहीं है। तो हम फियर तब ज़्यादा आता है जब आपको लगता है कि ऐसा इंसान आपके आसपास हो सकता है। एग्जैक्टली उससे फियर बहुत ज्यादा आता है। और बाबू की जो सबसे, मुझे लगता है सबसे डरावनी चीज थी उसका अनप्रिडिक्टेबल नेचर, कि आपको नहीं पता है वो क्या कर जाए। जब उसके हाथ में जिमी आया था, डॉग था, तो लोग बहुत डर गए थे कि ये पता नहीं क्या कर देगा अब इसके साथ। बिल्कुल, तो अनप्रिडिक्टेबल नेचर, तो ये जब सब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा ये ना बहुत सारे जानवरों की मिलावट है, ये एक जानवर नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है जो विवेक है वो सिर्फ इंसानों में होता है, वो जानवरों में कॉन्शियसनेस होती है बट विवेक नहीं होता उनमें। तो अब एक शेर है, वो शिकार करके जब वो खाता है तो ये वो रैशनल नहीं सोचता है कि ये गलत बात है, मुझे मारना नहीं चाहिए किसी को, तो खा लेता है। अब सांप है, वो किसी भी कोने से निकल लेता है। गाय है, वो किसी के सामने, अगर जैसे रज्जो को मुझे मैनिपुलेट करना था तो मैं गाय बन गया था उसके सामने। तो कौन सा जानवर कब बाहर आएगा वो डिसाइड करना था। एक थियरी ये रखी थी, और दूसरी ये चीज़ थी जहन में कि जितना हो सके इसको सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाए, इसको विलेन की तरह नहीं किया जाए, इसको सोसाइटी का हिस्सा बनाए, कि इंसान के अंदर फियर आए कि यार ऐसा इंसान मैंने देखा है कहीं पे, या ये मेरे पास हो सकता है, कहीं मेरे घर के दरवाजे के बाहर तो नहीं है ये इंसान। तो सोसाइटल रखने की ज़्यादा कोशिश की थी इसको। वाओ, आई मीन ये माइंडसेट भी हो सकता है, ये बहुत ही लाजवाब है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू प्रोशित जो डायरेक्टर है, उन्होंने हमने काफ़ी टाइम बिताया इसके ऊपर और बहुत कुछ इसके ऊपर हमने बातें की इस बारे में। और मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, मैं थोड़ा सा आई एम वेरी इम्पल्सिव एक्टर, और मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ जब बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है मैं फंस जाता हूँ। मैं अपने आप को फ्री हैंड देता हूँ सीन के बीच में, और मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरे जो जैसे सेंसेस हैं वो अपने मैक्स पे काम करते हैं जब मैं खुला छोड़ता हूँ अपने आप को, तो वो अप्रोच, जैसे मुझे लगता है एक्टिंग इज़ ट्रुथफुल प्रिटेंडिंग। मुझे बाबू बनना नहीं है, मैं आकाश ही हूँ। मैं बाबू की एक्टिंग कर रहा हूँ और मुझे लोगों को ये बिलीव करवाना है कि मैं बाबू हूँ। तो आई फील एक्टिंग ट्रुथफुल प्रिटेंडिंग होती है। बहुत लोगों के लिए, दूसरे एक्टर्स के लिए शायद अलग अप्रोच भी होता है, बट मैं ये अप्रोच लेके चलता हूँ इस फील्ड में। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कैरेक्टर बन नहीं जाना है, मैं उस कैरेक्टर में उतरना चाहता हूँ उस वक्त के लिए जब मैं वहाँ सेट पे हूँ। फिर मैं बाबू को लेके अपने घर नहीं लेके जाता कभी भी। तो आप, ऐसा हुआ नहीं कभी शूटिंग के दौरान भी कि बिकॉज इतना डार्क कैरेक्टर है ये? ऑब्वियसली आप इरिटेट हो जाते हो, फिजिकली बहुत टायर्ड हो जाते हो, प्रोस्थेटिक होता है, हाथ जला हुआ है, 1 घंटा वो रोज़ लगता है, वो उतरता है। बॉल जो था वो हमें करना पड़ा बॉल कैप वाला, क्योंकि आगे सीन से उसमें बाल चाहिए थे, वो 2.5 घंटे लगते थे लगने में। कट्स प्रोस्थेटिक होता था। शूट करते करते, इवन दो एक्शन डायरेक्टर थे थ्रू आउट, बट इतना वायलेंस जब होता है तो आपको लग जाता है। हाँ। कभी कुछ लगता है, कभी क्या लगता है, कभी तो घर जाता था मैं, जब नहाता था तब पता लगता था अच्छा ये नकली नहीं, ये असली कट था, यहाँ पे असली में लग गया था। और उस वक्त आप इतना सीन में होते हो, आप रियलाइज़ ही नहीं करते हो कि आपको लग गया है और ये सब हो रहा है। तो चिड़चिड़ापन और बहुत थकान, और लगता था कि ज़्यादा बात नहीं करूँ किसी से अब जब आया हूँ पैकअप के बाद, ये सब होता था। बट आई डोंट थिंक कि मुझे किसी थेरेपी वगैरह की ज़रूरत पड़ी। ओके, यस, मैंने उसको इतना हावी होने ही नहीं दिया। अगेन बिकॉज आई हैव वर्कड सो मेनी ईयर्स, तो मुझे वो एक्सपीरियंस है कि मुझे कैसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना है। अच्छा, ओके ओके। कभी ऐसे हुआ है आकाश कि आप कुछ ऐसा राख में कोई ऐसा सीन आपने शूट किया और आपको लगे कि, और शूट के बीच में ही आपने रोक के कहा अब रुक जाओ, नहीं हो पा रहा है, गिव मी 2 मिनट्स? आई थिंक लास्ट एपिसोड जो सबके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा भी, वो कार के अंदर जब 4 लोग हम थे। अब आपको पता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, अब हम तो 10 एंगल से बार बार टेक करते हैं, तो वो सीन 10 बार 12 बार करना, 16 घंटे हमने शायद शूट किया था कार के अंदर। वो लास्ट एपिसोड का कार के अंदर का सीन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाहर निकलने तक भी नहीं, मैं सिर्फ अंदर की बात कर रहा हूँ। तो जब हम अंदर थे और वो इतना चीखना चिल्लाना, और आप वो जब करते हो तो इवन दो आप एक्टिंग कर रहे हो,
बट आपके इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं। तो मैंने अब ठान लिया था कि मैं एक भी बार कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि यार ये क्या हो रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि अगर वो करूंगा तो मैं कैरेक्टर से बाहर निकल जाऊंगा, तो मुझे नहीं करना था। बट सेट पे एक दो लोग रो पड़े थे देख के वो सीन, तो जब कट हुआ, जब उनको देखा, तब लगा यार ये रिएक्शन है लोगों का यहीं पे। अब ये जब आएगा एपिसोड, जब इसमें वो कलर करेक्शन होगा, जब इसमें पीछे बीजीएम होगा, तो ये क्या कर देगा लोगों को। आपने खुद देखा था जाके वो सीन? मैं मॉनिटर कभी नहीं देखता जाके, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने मॉनिटर देख लिया फिर मैं 4 चीज़ें सोचूंगा। मुझे लगता है मेरे बाल ऐसे भी हो सकते हैं, मेरी आंखें ऐसे भी हो सकती है, मैं कभी नहीं देखता। टेक्निकल चीज़ों के लिए देखना है कि ये फ्रेम यहाँ तक है मुझे समझने के लिए तो देखता हूँ, बट वहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा। बट यस, वो सीन एक था, बारिश कंटिन्यू, वो जो हो अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा था, बंद था, तो हमें भी ऐसे और जिस हिसाब से दोनों बच्चों ने परफॉर्म किया है, उससे आपको लगता है कितना रियल हो रहा है। तो आई थिंक वो एक सीन था जब लगा था कि यार ये बहुत हो रहा है, मतलब कितना। बट थैंक्स टू प्राइम वीडियो, एंडेमॉल की सेट पे देयर वाज एक्शन डायरेक्टर, देयर वाज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ऑन सेट, कि बच्चे हैं तो उनको दिमाग पे कहीं हावी ना हो जाए। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि हम उस एरा में काम कर रहे हैं जहाँ पे इतना कुछ सोचा जा रहा है, जहाँ पे सेट पे एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है कि किसी महिला या किसी को भी, चाहे महिला हो या कोई लड़का हो, उसको कुछ अनकंफर्टेबल टच लग रहा है तो देयर इज अ इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर। हमने एक वर्ड सिलेक्ट किया था कि कोई, मान लीजिए अगर कोई बोल दे रेड, तो सब वहीं पे रुक जाएगा, वहीं कट हो जाएगा, और किसी को लिबर्टी नहीं है बोलने की कि कट क्यों बोला, रेड, दैट्स इट। तो आजकल हम वो सब ध्यान रख के काम किया जाता है, सो एवरीथिंग इज सेफ। Like there's extreme safety on set. There's extreme safety। हम पहले से बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि ये ऐसे होगा, तलवार यहाँ से निकलेगी, ऐसे होगा, आप यहाँ चिल्लाओगे, तो वो सब हम सेफ्टी के साथ वो चीज़ करते हैं, क्योंकि बाद में किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये मैं अनकंफर्टेबल था यहाँ। करेक्ट। कई बार क्या होता है, बेचारे लोग नर्वस हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल लगता है, बोल नहीं पाते हैं, बट इसलिए देयर आर ऑल दीज प्रोफेशनल्स ऑन सेट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आकाश, और एक पर्टिकुलर सीन की हम बात करेंगे, वो है दैट गुरुद्वारा सीन, एंड इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली अपने ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हैं। वैसे तो कोई होगा नहीं जिसने राग अभी तक देखा नहीं होगा, बट उस सीन में ये होता है कि आप और रज्जो, आप बैठे होते हो और आप एक क्राइम करके आए हो जी, और आप बैठे हो, और रज्जो को कहीं, जो रमनदीप प्ले करते हैं, रज्जो को कहीं ना कहीं ये उनके मॉरलिटी में वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको चुभती रहती है कि हमने सही नहीं किया, और वो आपको, वो बाबू को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते कि देखो रुक जाते, मैंने बोला था नहीं करते, लेकिन आप में मॉरलिटी कहीं नहीं आया। एंड देन देयर इज दिस एक्टिंग जो आप करते हैं, जहाँ पे यू स्टार्ट स्लैपिंग योरसेल्फ और लोग आपको देख रहे हैं, तो वो उसके पीछे क्या तो वो मेरा तो ऑडिशंस ही नहीं था। हाँ, और आई थिंक हम शुरुआत से बहुत क्लियर थे कि बाबू को किसी भी वे से हमें एक भी इमोशनल आर्क नहीं देना है कि लोग उससे सिंपैथाइज करें, क्योंकि पूरे शो में कोई इमोशनल आर्क नहीं था, उसको रियलाइजेशन होती नहीं है। और आई थिंक इसीलिए उसका बचपन भी दिखाया गया। हाँ। कि वो हो सकता है वो डीआईडी से गुजर रहा हो सकता है कि उसकी मानसिक जो संतुलन है, उसका कुछ इमोशंस उसे बिल्कुल नहीं फील होते हैं, कि बुरा लगना किसी के लिए, या अगर वो वही है कि देखो ये सोसाइटी का हिस्सा ही है, इस सोसाइटी में ही वो भी लोग थे जहाँ पे जिनके साथ गलत हुआ, और उस सोसाइटी में 2 लोग ये भी हैं जहाँ पे रज्जो है और बाबू है, जहाँ पे रज्जो हमेशा बाबू को जीतना चाहता है। हाँ। तो वो सब करता है जो बाबू उसे कहता है, बट एट द सेम टाइम उसको लगता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन बाबू जो है वो उसे कभी नहीं लगता, उसे लगता है कि ये जो दुनिया है ये उसका मेन कैरेक्टर है और पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलती है। तो एक माइंडसेट ये भी सोचा था मैंने कि बाबू मांगता है, उसे मिलता नहीं है तो वो ले लेता है, चाहे वो झुमके हो। हाँ। कि उसने मैं तो ये सोचूंगा झुमके दे दो, नहीं होता आपके साथ ये सब, अगर आपने दे दिया होता तो उस प्रवृत्ति से बाबू का माइंडसेट है। अब वो इंसान जो एक बच्चे को मार के आया है और वहाँ पे आके बैठा है, अब वो छोड़ चुका है वो मुंबई, अब वो दिल्ली आ चुके हैं वो, और आई थिंक
वो सोचना, उसको कन्विंस करना कि हम दिल्ली यहाँ से चलेंगे, वो चाहे तो वो अकेला भी जा सकता है, बट बाबू को भी रज्जू की ज़रूरत होती है हमेशा। तो वहाँ उसे उस वे से मैनिपुलेट करना था कि देख मेरे साथ ये हुआ है, मैं फिर भी मैंने ऐसे किया। तो कहीं पे भी वो इमोशन ड्रॉप नहीं करना था हमें कि बाबू को ऐसे लग जाए कि नहीं नहीं कि ये सही बात है, ये गलत है। तो आई थिंक वो बहुत ऑन पेपर वो उसका कैरेक्टर वैसा लिखा हुआ था। एंड आई थिंक वो उस सीन में मैंने ये सोचा था कि मैं तो जो बोल रहा हूँ वो झूठ है, एनी में मैनिपुलेशन है, कि उसके साथ ऐसा हुआ नहीं था कि माँ जल के वो हो गई, वो तो उसी ने खुद वो किया था। तो मैं उसको उसी तरह से कर रहा था। तब प्रोशित सर आए, उन्होंने मुझे कहा तू जो कर रहा है अभी, मुझे ऐसे चाहिए कि तू सच में फील करे तेरे साथ सब गलत हुआ है और अब तू कर ये सीन, क्योंकि जब तू सच में फील करेगा ये तेरे साथ गलत हुआ है, वो तभी ही मैनिपुलेट होगा। क्योंकि मेरा माइंड सेट ये चल रहा था, तब एक्टिंग कर रहा था कि मैं इसको कैसे बुद्धू बना दूं अब। बट सर ने मुझे कहा तू उसको बुद्धू नहीं बना रहा है, ये हुआ है तेरे साथ जो तू अभी बोल रहा है कि तेरी माँ सच में जल गई। तो मैंने वो करके जब किया, मैं ये इसी चीज की बात करता। अब डायरेक्टर ने सडनली आके मेरा इमोशन चेंज कर दिया। अगर मैं पहले से ही बहुत सोच के आता, मैं फंस जाता वहाँ पे। तो दैट्स व्हाट आई थिंक क्रेडिट गोज टू अ लॉट टू प्रोशित सर कि, और उनकी और मेरी एक ट्यूनिंग ऐसी है कि वो आते हैं और मुझे कुछ रेफरेंस देते हैं और हम बात करते हैं और एक उनकी लेंस से वो विजन दिख जाता है। और वहाँ जाके फिर वो सीन हमने आई थिंक 2 घंटे में हमने कर लिया था वो सीन। अच्छा। 2-2.5 घंटे में वो सीन पूरा हो गया था हमारा। और आई थिंक सिंस वो ऑडिशन का भी हिस्सा था, मैं बहुत बार कर आया था वो सीन पहले ऑडिशंस में। तो I think it's one of my favorite scenes also. Yeah, it's one of the internet's and Yes. the viewers' favorite scenes. Right, क्योंकि right. क्योंकि हमें अंजाम पता है आकाश। Right. डर तब लगता है जब लोगों को अंजाम नहीं पता होता है, जब अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, आपको नहीं पता इंसान क्या करेगा अब। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। जब आपने ये सीन परफॉर्म किया, आई मीन आई एम श्योर लोग खुश हो रहे थे, ताली बजा रहे थे, या दे वर प्रेजिंग यू? दे वर प्रेजिंग। मैं तो बहुत फनी इंसिडेंट है इस सीन में। मैं बैठा था तो जो पास में मेरे सारे बैठे थे वो सब हम खा रहे थे, लंगर वाला सीन था। अब मैं इमोशन में हूँ और मैं मार रहा हूँ अपने आप को, और मेरे पास में जो सरदार जी एक बैठे हुए हैं, उन्होंने जोर से करके डकार छोड़ी। और मैं यार ये क्या है यार, ये मैं इतनी इमोशनल सीन में हूँ और आप मतलब ये ऐसे डकार छोड़ रहे हो। तो आई थिंक सेट पे तो ये सब हो रहा था। बट यस, अगर वो मैं अपने आप को उस इंटेंसिटी से हिट नहीं करता तो आई थिंक आसपास वालों का उतना क्या है कि अगर मैं उतनी इंटेंसिटी से नहीं मारूं तो वो भी उतनी सीरियसनेस से देखेंगे नहीं। सही बात है। तो हर बार वो बाय द एंड मेरा तो ये पूरा गाल जो है वो लाल हो चुका था कि इतना अपने आप को मार रहा हूँ। मतलब सीन क्रिएट करना जिसको कहते हैं, हाँ, वो करना पड़ता है। उस कैरेक्टर ने वही किया। हाँ, वो अदरवाइज उसकी इंटेंसिटी नहीं होती। बिल्कुल। और खास बात वही है उस सीन की कि आपको परवाह ही नहीं है, क्योंकि हम पब्लिकली कॉन्शियस होते हैं कि नहीं वो देख रहा है। राइट। एंड देन ब्यूटीफुली डन। राइट। नहीं, ब्यूटीफुली डन। आई एम वेरी थैंकफुल वो सीन ऑडिशन का हिस्सा था, क्योंकि बहुत बार मैं कर आया था वो सीन। Okay. Yes, so it was easy for me to perform that because मैंने वो किया पहले 2-3 बार। राइट। आकाश, नाउ मैं आपको जो बता रही थी कि एक क्वेश्चन है पब्लिक डिमांड पे, विच इज़ जैसे आप इमेजिन कीजिए एक सोलर सिस्टम, ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज यू परफॉर्म सो वेल, बट यू डिजर्व दिस यू नो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, ओके। तो जैसे सोलर सिस्टम होता है और बीच में सन होता है, तो सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, राख में आप सन हैं। और आपके अराउंड जो है वो सारे कैरेक्टर्स, बिकॉज एवरी कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू डू। जो 2 बच्चों के साथ हुआ है, बाबू के वजह से हुआ है। रज्जो की मेंटालिटी आप पे डिपेंड करता है। अली फजल जो कर रहे हैं उनका कैरेक्टर, वो भी आप पे डिपेंड करता है। सो यू प्लीज एक्सेप्ट दिस compliment. This is from the internet and this is from the people who have really liked what you've done. I'm very thankful कि you know ऐसी चीज़ें, ऐसे कमेंट्स और ये चीज़ें पढ़ के बहुत खुशी होती है। बट मैं जस्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आई थिंक एक्टिंग इज़ लॉट अबाउट रिएक्टिंग एंड लिसनिंग, और इट्स को वर्किंग एक्टिंग। तो आई थिंक हर एक कैरेक्टर ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को हेल्प की है किसी न किसी वे में। तो वो चाहे अली फजल हो,
जिनका आपने मिर्ज़ापुर में देखी और यहाँ इतनी न्यूआंस्ड परफॉर्मेंस। करेक्ट करेक्ट। हाँ, या वो चाहे फिर सोनाली बिंद्रे हो जिन्होंने मोना का कैरेक्टर किया, उनकी जो उस एम्पैथी और उस जो बच्चों के साथ होता है, आपको बाबू के ऊपर गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि इन सब एक्टर्स ने जिस तरह से भी परफॉर्म किया है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो आमिर बशीर हो। हाँ, मेरा तो वो बड़ा फेवरेट सीन है जब वो उनको वो आई थिंक वो कुछ खत उनका मिलता है और वो पढ़ते हैं और उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पढ़ते हैं और जब उनको वो होता है तो आई थिंक इवन दो यस मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा उसके लेयर्स लिखे हुए थे अच्छी तरह से एंड इस तरह से सराहा गया है। बट आई थिंक आई एम थैंकफुल टू ऑल द कैरेक्टर्स इन द शो जिनके वजह से आज ये हेट मिल रहा है मुझे। एब्सोल्यूट। एंड ऑल्सो दैट कैरेक्टर आकाश जिसमें आमिर बशीर को पता चलता है कि उनके बच्चे अब नहीं रहे और वो दूर में जाते हैं उनकी डेड बॉडीज देखते हैं और वो बैठते हैं, वो टूट जाते, पिता टूटते अपने बच्चों की लाशें देखकर। कितना रियल लगता है वो आपको, बहुत खूब, इतना सीखने को मिलता है सब एक्टर्स से। बिल्कुल। सेट पे आपका और वेरी न्यू एज टर्म में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आकाश कि आपका और रमनदीप का जो रज्जू एंड बाबू का जो कैरेक्टर था बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक मैरिज है ये। रज्जू और बाबू, एक्चुअली ये शो रज्जू और बाबू की लव स्टोरी भी है। मुझे आदर्श गौरव एक्टर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका कॉल आया था, कहते मैंने ऐसी लव स्टोरी नहीं देखी इतने टाइम में। तो इट्स अ टॉक्सिक मैरिज ऑफ रज्जू एंड बाबू। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। तो आप एक दूसरे को जानते थे या सेट पे मिले? नहीं, मैं ऑडिशंस में मिला था रमनदीप से और आई थिंक रमनदीप ने मेरा नंबर मांगा था बहुत पहले राउंड में ही जब हम ऑडिशन हमने किया। तो रमनदीप रज्जो के लिए सबसे पहले कास्ट हो गए थे। अच्छा, और 14 जो बाबू थे सबने रमनदीप के साथ ऑडिशन दिया था और वो सीन था जिसमें पीटते हैं तो वो तो रोज पीटता था ऑडिशन में। तो आई थिंक उसने मेरा नंबर लिया था एंड वो उसने मुझे कहा कि यार तू ही एक ऐसा लड़का था जिसका मैंने नंबर लिया था। अब मुझे पता नहीं उसने क्यों लिया था मेरा नंबर उस टाइम पे, क्योंकि मैं तो बाद में रिजेक्ट हो चुका था। तो बाद में ऑब्वियसली जब हम कास्ट में हम लॉक हो गए इस शो के लिए, तो फिर हमने टाइम बिताया और हमारी वैनिटीज़ अगल बगल में ही होती थी, एक ही डोर मतलब साइड में होता था। हालांकि उसको मुझसे काफ़ी ये रंजिश थी कि यार तू पूरा टाइम अपनी बस फियोंसे से बात करते रहता है। तो मैंने कहा यार मैं निकलूंगी नहीं बाबू से, थोड़ा बाहर मैं आऊँगी नहीं, तो थोड़ा रियल लाइफ बाबू हाँ भी बनो। मतलब मैं ये तेरे साथ नहीं, भाई मैं सीन कर रहा हूँ तेरे साथ पूरा टाइम हूँ, मैं अब दोबारा नहीं कर सकता। तो बट आई थिंक ही इज आउटस्टैंडिंग। और मतलब वो जो हमारा कॉन्ट्रास्ट दिखता है दोनों का, वो एक हरियाणवी वो है और यहाँ पे एक बाबू है जो वो मराठी उसका वो है, और उस तरह से वो दोनों का साथ में आना, एक बिल्कुल सबमिसिव और एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, तो वो प्रॉपर आई थिंक वो क्रेडिट गोज टू द राइटर्स एंड द कास्टिंग डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स द बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आकाश, जब अप्रैल में आई थिंक यू गॉट मैरिड, या अप्रैल में, 25th April, and Raak released on in June. Yes, in June, 12th June. In June. So did your wife, of course she must have watched it. उनका तो वायरल हो गया था वो रिएक्शन वीडियो। आई थिंक वो हम उस दिन हमारे इंटरव्यूज, पहला दिन था शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस था चल रहा था, आई थिंक आधे कुछ एपिसोड उन्होंने देखे और नीचे कुछ वो आई थी नीचे और वो रो रही थी। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो शी सेड कि यू आर सो बैड। तो मैंने कहा तूने एपिसोड देख लिया? मैंने कहा प्लीज़ मत देख, मेरे साथ देखना, हम साथ में देखेंगे। तो ठीक है। वो फिर रूम में गई ऊपर, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने फिर पूरा, और जब मैंने रूम में एंटर किया वो 8th एपिसोड पे थी और ये वो सीन चल रहा था जब ऑल्टरनेट रियलिटी दिखाते हैं कि अगर वो बच्चे उस दिन वो लिफ्ट नहीं लेते तो उनके साथ, और वो देख के रोई जा रही है। तो मैंने चुपके से फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करना चाहा ताकि मैं डायरेक्टर्स और उनको दिखा पाऊँ कि ये देखो ये पहला रिएक्शन मिला है मुझे। उसके बाद शी गेव मी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। वो मैंने वीडियो डाला था मेरे इंस्टाग्राम पे, वो बहुत वायरल हुआ। वो एडिटेड वीडियो है क्योंकि इतनी चीज़ें उसने मुझसे कही जो मैं डाल भी नहीं पाया उस पर। एंड शी सेड कि देख मैंने अभी शो देखा है और तू मेरे सामने खड़ा है, इवन दो मैं तुझे जानती हूँ, तू आकाश, और आई नो यू सो वेल, बट स्टिल नाउ व्हेन आई लुक एट योर फेस, और ये जब आंखें मैं देख रही हूँ मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है डिफ्रेंशिएट करना
तो शी सेड टू गो यू स्लीप ऑन सोफा, आई डोंट वांट टू स्लीप विथ यू। तो आई थिंक उसका वो रिएक्शन जब पहला पहला आया और मुझे लगा ये तो मेरी बीवी ऐसे बोल रही है, तो ऑडियंस जो मुझे जानती ही नहीं है, और उसने कहा रोशनी ने वीडियो में कि यू नो आई नो यू, पीपल डोंट नो यू पर्सनली, यू आर गॉन। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ एंड यस उस वक्त मुझे लगा ये आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स, बिकॉज इफ़ योर ओन फैमिली इज़ नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, तो इससे और बेटर क्या हो सकता है। राइट। और आपने कुछ वेडिंग के कुछ फोटोज डाले थे, उसमें एक फोटो था लास्ट में, आई थिंक आप बहुत टायर्ड थे वेडिंग फेस्टिविटीज एंड यू बोथ हैड स्लेप्ट। Oh yes, yes, after the wedding. After the wedding, yes. And उस पे somebody commented that love the 8th photo, I think वो carousel का 8th photo में था, it was like love the 8th photo, it's so cute, but हम आपको imagine ही नहीं कर पा रहे इतने cute. And then you replied that मैं real life पे अलग type का बाबू हूँ। Yes, सब वो I think सब मैं सबको वही कहता हूँ कि यार आप लोग ग्राम चिकित्सालय देख लो, बहुत अलग इंसान हूँ मैं, क्योंकि सब आई थिंक राख इस तरह से यू नो एकदम से फटा शो और वैसी बात हुई, तो मैं वही लोगों को कहना चाहता हूँ कि यार मैं आई थिंक 1% भी नहीं हूँ बाबू से क्लोजर। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस फेस, दिस आईज, आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिमिलैरिटी। ओके। तो मैं अलग तरह का बाबू हूँ रियल लाइफ में। आकाश, अभी अगर आपको आप जब यू नो व्हेन राख ब्ल्यू आउट, आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर हुआ दैट अब मैं नेगेटिव रोल्स में ही टाइपकास्ट होऊंगा? नहीं, मुझे डर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत सारा अलग अलग काम किया है और वो आई थिंक ऑडियंस शायद मुझे अब पहचान रही है, बट जो डायरेक्टर्स हैं या जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो जानते हैं कि यू नो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ऑब्वियस है ये चीज़ कि मार्केट डिमांड शायद ये आ सकता है कि अगर कोई अब कुछ नेगेटिव सोच रहा है तो बहुत इजी है उनके लिए मुझे कास्ट करना, बट मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और आप लेंगे अगर कोई बहुत ही ल्यूक्रेटिव नेगेटिव कैरेक्टर आपके? बिल्कुल करूँगा मैं। आई डोंट शाई अवे कि मैं वही चीज़ है। ऑब्वियसली कुछ अलग हो, चाहे वो एक साइकोलॉजिकल लव स्टोरी हो या फिर वो कुछ समथिंग डिफरेंट, चाहे नेगेटिव हो या पीरियड ड्रामा में कोई नेगेटिव स्पेस में कोई कैरेक्टर हो, या फिर यू नो हिस्टोरिकल शोज़ में कुछ नेगेटिव हो, तो मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है कि नेगेटिव करूं। बस मैं चाहता हूं कि मैं कुछ रेंज अलग और दिखा दूं मैं। सो यस, मुझे आई थिंक विद टाइम ऑडियंस बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। एज ए व्यूअर्स ऑल्सो हम वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं। Correct. तो ऑडियंस बहुत अवेयर है कि ये एक्टर हैं, और एट द सेम टाइम मैंने बहुत साल यू नो इतने ऑडिशंस दिए हैं, इतना काम किया है, तो मुझे पता है कि कास्टिंग डायरेक्टर शायद मुझे अलग लेंस से भी देखेंगे और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही मिले। Correct. Akash, coming to the last few questions I have for you. Actually, I know I have to talk to you about Gram Chikitsalay and Bhool Chuk Maaf, and there are so many things that you have done. और आपने इतना बढ़िया काम किया है, but can't stop asking you about बाबू। I mean इतना बढ़िया आपने किया है। एक रिक्वेस्ट है आकाश, अगर if you could for our audience, if you could say something, you know कोई बाबू का डायलॉग, अगर आप कोई मोनोलॉग आपको याद हो, तो अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए। आई थिंक वो डायलॉग ही है कि माँ की कोख से भी निकलने का ना तो 1 टन के निकलने का। एंड देन देयर इज वेरी माय फेवरेट व्हेनेवर समवन क्रिब्स, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप रो रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा रोने का नहीं रे, माहौल खराब होता है। See, this is what I was talking about. Okay, so आकाश, एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में आई थिंक आप किसी चीज़ के लिए शूट कर रहे थे, और किसी बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में आपका एक बहुत ही लीड रोल फाइनल हो गया था। ओह यस, एंड दैट डिड नॉट वर्क आउट एट द लास्ट मोमेंट, और आप किसी शूट के बीच में थे जी, और आपने ये कहा कि आपने आई थिंक 5 मिनट का ब्रेक लिया, यू वेंट टू द वॉशरूम, यू क्राइड एंड देन यू केम बैक। यस, तो आई थिंक हुआ ये था कि मैं मूवी के लिए फाइनलाइज हो गया था एज लीड, और मैं सबको बता चुका था कि अब मैं मूवी कर रहा हूँ, और मैं किसी और सेट पे शूट कर रहा था। तो आई थिंक उनका कुछ क्रिएटिव कॉल चेंज हुआ कि वो इंटरवल के बाद
लड़के की शादी दिखाना चाहते थे और मैं उतना बड़ा लग नहीं रहा था, और वो भी बहुत हरी में थे कि जल्दी कास्ट करके शूट शुरू करना है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बता दिया कि आकाश यार इसमें नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसे हो रहा है। अब मैं एक एड के सेट पे था और मेरे मुंह से लाइनें ही नहीं निकल रही थी क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि अब मैं मतलब मैं हूँ नहीं उसका। तो मैंने 1 मिनट ब्रेक लिया, तो मैं वॉशरूम में गया, जस्ट वेंट आउट, और फिर मैं बाहर आया, मैंने दोबारा से अपना वो ऐड कंप्लीट किया एंड कर गया। तो ये एक कहानी है, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस एक एक्टर के लाइफ में होते रहते हैं जब आप बहुत रिजेक्शंस फेस करते हो। और आपने ये होते जैसे आपको पता है कि आप ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुके हो इस रोल के लिए, फॉर सम रीज़न वर्कआउट नहीं करता है और वो बाद में बन जाता है, वो तो आई एम श्योर इट मस्ट हर्ट टू। आई थिंक वो पार्ट एंड पार्सल है। जैसे हमारे साथ तो ऑडिशंस में कई बार यही होता है कि बहुत लोग हम ऑडिशन भी देते हैं और किसी का आपका नहीं होता है, किसी और का हो जाता है, तो आपको पता तो लगता है अच्छा इसका हो गया। फिर कितनी बार एक्टर ये देखता है और सोचता है मेरे में क्या कमी है, शायद मेरी वैसे मेरी शक्ल नहीं है, शायद मेरी स्किन उतनी अच्छी नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें एक एक्टर इस सब से गुजरता है। पर अगर आप इस फील्ड में हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ है और ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही सब कुछ मिले। एंड रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, रिजेक्शन का मतलब है कि आप उस रोल के लिए शायद फिट नहीं हो। एंड आपको इस सब से गुजरना ही पड़ेगा। दैट आई थिंक एवोल्यूशन कैन नॉट हैपन विदाउट पेन। तो दर्द से वो एक एक्टर को गुजरना ही पड़ता है, और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर मेरे पास ये 14 साल का स्ट्रगल नहीं होता तो आज शायद मैं बहुत कुछ जो मुझे पता है वो आई थिंक उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता। और कोई भी एक्सपीरियंस फ्री में नहीं होता, आपको एक्सपीरियंस के लिए पे करना पड़ता है। तो मैं इन सब चीज़ों से गुजर के आज यहाँ आया हूँ, इसीलिए आई थिंक जो सक्सेस भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, मैं बहुत अवेयर हूँ इस चीज़ का। ये आज ऐसे है, ये कल वापस ऐसे होना है, ये वापस ऐसे आना है, तो ये एक लाइन में नहीं चल सकता। तो इससे आई थिंक कैरिड अवे भी नहीं होना है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान की ये फितरत है कि वही है कि आई थिंक 10 चीज़ों की ख्वाहिशें करो आप, 9 पूरी हो जाए, 1 ना हो तो आप उस 1 को लेके उसके शिकवे में गुजार दोगे, पर वो जो 9 है उसके शुक्र में नहीं गुजारोगे। तो इन 14 सालों में ये सीख ज़रूर मिली कि बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा। ये एक किसी भी आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है ना, वो चाहे एक्टिंग हो, वो चाहे सिंगर हो, वो चाहे पेंटर हो, वो ऐसे उसका ग्राफ ऐसे कभी नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना आपको एक तनख्वाह मिली, अब आप फिर 1 महीना यहाँ काम कर रहे हो, या एक पैटर्न नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता है राख के बाद ठीक है अब बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता है 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है कि कुछ चीज़ें नहीं चले, हो सकता है कुछ चीज़ें फिर चल जाए। तो ये अवेयरनेस उन 14 सालों की वजह से। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि बाबू तो बिल्कुल हिट हो गया है, तो अब मतलब मुझे ऐसे ही स्क्रिप्ट्स चूज करने, या मुझे थोड़ा थोड़ा प्राइसी होना है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग स्क्रिप्ट्स? नहीं, मैं ये सब नहीं सोचता, मेरे हाथ में नहीं है ये सब। मुझे लगता है एक एक्टर अकेला कुछ कर ही नहीं सकता। हमारी जो फील्ड है, ये जो मीडियम है, मूवीज, सिनेमा, ये को-वर्किंग मीडियम है। एक अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, उसमें फिर वो ऐसा एक्टर आ जाए, उतना अच्छा डायरेक्टर हो, उतना अच्छा म्यूजिक पीछे से हो, फिर वो ऑडियंस को भी पसंद आए, और तब जाके वो चीज़ चलेगी। तो अब मैं ये अगर सोचने लग गया कि यार अगला भी मुझे तो हिट ही चाहिए वरना तो मैं नहीं करूँगा, तो फिर मैं घर बैठा रहूँगा। ये मेरे हाथ में नहीं है ये। मुझे बस इतना सोचना है, मुझे काम करना है। वो मैं हमेशा आई थिंक एक इंटरव्यू में पहले भी बोला था, डिजास्टर आर्टिस्ट एक मूवी है जिसका एक कोट है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवन द वर्स्ट डे ऑन अ फिल्म सेट इज बेटर देन द बेस्ट डे एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। बस मुझे इतना सोचना है, मैं काम कर रहा हूँ ना, कहाँ मैं इन सब में पड़ा हूँ कि वो चीज़ें चल जाएँ। ऑब्वियसली आपकी ख्वाहिश होती है कि कौन नहीं चाहेगा। मुझे लगता है रेस बदलती रहती है। जैसे पहले मेरी रेस थी कि एक ऑडिशन मिल जाए, अब मेरी रेस है कि एक अच्छा शो मिल जाए। शायद कल मेरी रेस होगी कि मेरी मूवी इतने करोड़ कमा ले, है ना। तो रेस तो बदलती रहेगी, रेस नहीं रुकेगी, बट क्या आप उस रेस को एंजॉय कर रहे हो? सो आज जो ये मुझे मिला है, अब मैं यही बैठ के सोचूं मुझे अगला भी ऐसे चाहिए, तो मैं ये सब खुशियाँ, फिर मैं इसकी कदर ही नहीं होगी मुझे कभी। सो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत अवेयर हूँ इस चीज़ से कि ये ऐसे ज़रूरी नहीं है ऐसा ही रहे। करेक्ट। तो आप दूसरे
प्रोजेक्ट पे काम करना आपने शुरू कर दिया है? एक प्रोजेक्ट है मेरे पास जिसके लिए मैं आई थिंक सितंबर अक्टूबर में आई विल स्टार्ट शूटिंग। अच्छा, और अभी तक मैंने साइन नहीं किया है, तो मैं Can you tell us anything about- नहीं, मतलब आई थिंक आई हैव नॉट साइंड एनीथिंग, बट यस आई थिंक ग्राम चिकित्सालय सीजन 3 वी माइट शूट बाय एंड ऑफ दिस Oh, ईयर। wow. आई थिंक कुछ ऑफिशियल अभी तक आया नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि Okay. वो, क्योंकि हर बार हम साल के अंत में ही करते हैं, और सिंस सीजन 2 बहुत अच्छा वर्क किया है सीजन Correct, 2, correct. एंड आई थिंक वो एक होगा, और उसके पहले एक ये जो प्रोजेक्ट है आई थिंक ये स्टार्ट हो जाएगा। But we are very sure that you'll crack this, and this has already happened for you. थैंक यू सो मच, थैंक यू, really means a lot. Absolutely, Akash. And I mean, I can go on and on asking you about all your roles, but I think we have limited time. But I do have a set of a few rapid fire questions Please, for you. yes. So but then again, it was wonderful talking to you, नहीं, Akash. थैंक यू सो मच। मुझे बहुत टाइम से था ये ध्यान की बैठना है, बातचीत करनी है, एंड बहुत अच्छे से आई थिंक पूरी टीम, आई जस्ट वांट टू थैंक्स टू इंडिया टीवी, पूरी टीम को, कि ये मौका दिया मुझे कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अपनी लाइफ लोगों तक पहुंचा सका। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। You're most welcome, Akash. थैंक यू सो मच। Okay. So the questions that I have for you, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते. One word or one sentence. Okay. Okay. So the first question, Akash, for you is, one actor you would never want to play a villain opposite. I never want to play a villain opposite to Salman Khan. Oh, okay. Okay. What's more difficult, playing a psychopath or convincing casting directors that you are the right lead actor for a role? Convincing casting directors that I'm right lead actor for the role. Okay. One Bollywood actor you would happily steal a role from, जो already हो चुकी है. Okay, I can happily. I always wanted to do Lapata Ladies. तो आई थिंक वो स्पर्श ने बहुत अच्छा किया है, बट आई थिंक मेरा बड़ा मन था। Were you auditioning for it? नो, मेरी रंजिश यही है इतनी कि मैं ऑडिशन भी नहीं कर पाया था आई थिंक उस वक्त, बट यस, दैट रोल आई वुड से। Ah, okay. Have you ever auditioned for a role and thought कि मैं तो जिसको मिला है उससे बेटर कर सकता था? ऑलवेज मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि जिसको मिला है मैं उससे बेटर कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरी ग्रोथ कैसे होगी मेरे दिमाग में। सो ऑलवेज यस, व्हेनेवर आई सी समथिंग एंड आई फील कि मैं यहाँ हो सकता था, आई फील कि मैं बहुत बेटर कर सकता था, मुझे हमेशा लगता है। Very honest. Great. Okay. एक डायरेक्टर ऐसे जिनका स्क्रिप्ट आप बिना पढ़े हाँ कर देंगे? राजकुमार ईरानी। Okay. Do you have a favorite film of Rajkumar Irani's? I think all the films, Three Idiots, I think it's one of the best movies we have seen. True. What's worse, being rejected after an audition or being ghosted after an audition? Being ghosted after an audition, that's worst. I think आपको एक बनता है ये बोलना कि वर्क नहीं हुआ, इसमें इतना मैसेज तो बनता है, बट आई थिंक बहुत एक्टर्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको भी उतना टाइम नहीं होता कास्टिंग डायरेक्टर्स को सबको बताने का, बट यस, बीइंग घोस्टेड इज वर्स देन बीइंग घोस्टेड फ्रॉम योर एक्स आल्सो। Okay. So if Babu had to give you one piece of life advice, Babu would give one piece of life advice to you, or you would give one piece of life advice to Babu, what would it be? Oh, I think that would be Babu would give it to me, रोने का नहीं रे माहौल खराब होता है, because I do cry a lot. It's a very good thing. I mean, we should normalize. We smile, we laugh. 100%. We should always normalize crying. I think being vulnerable is the most beautiful thing in the world. I know. अगर आप बहुत अच्छे से हंस सकते हो, बहुत आसानी से रो सकते हो, बहुत आसानी से आपको गुस्सा आता है, that means आप अपनी लाइफ में बहुत सही चल रहे हो. Exactly. Being vulnerable is a gift. Absolutely, 100% agreed. The scene you were the proudest of in Rakh, I think we already discussed, but No, I think my favorite scene I was so proud is that one I did जो मेरी माँ के साथ मैंने वो सीन किया था। क्योंकि उसमें मुझे पूरी मराठी बोलनी थी, और मैं मुंबई से हूँ, मुझे मराठी समझता भी हूँ मैं, और मैं मराठी थोड़ी थोड़ी बोल भी लेता हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा इन अ वे नर्वस था, क्योंकि मुझे लगा अगर मैंने थोड़ी भी गलत बोल दी तो बहुत ईजीली पिक कर लेंगे लोग। तो आई एम वेरी प्राउड कि मैं लोगों ने वो पिक नहीं किया कि मेरी किसी भी खामी को या कहीं पे भी, और वो सीन बहुत, मैंने जो सोचा था उससे बहुत बेहतर कर लिया, मुझे लगता है वो सीन मैंने। वाह, वेरी नाइस। वन थिंग यू टोल्ड योरसेल्फ आफ्टर वॉचिंग राख?
After watching Raak, there is no looking back. So this is one thing now. Okay. Okay. So if you had to choose between playing the hero in a flop or the villain in a blockbuster, आप क्या choose करेंगे? Hero in a flop or villain in a blockbuster? I think villain in a blockbuster. Let's just focus on blockbusters now. And success now. Yes. And the last one, Akash, after Raak, just be honest, after Raak, are you worried that people will start getting scared of you in real life and this will continue? नहीं, आई थिंक लोग ग्राम चिकित्सालय को भी लोगों ने उतना ही पसंद किया है, तो मुझे लगता है कि शायद लोग गोविंद भी मेरे अंदर देखेंगे बाबू को हटाकर. सो आई एम नॉट स्केयर्ड एट ऑल. यू आर सिक्योर? आई एम सिक्योर्ड. 2 शोज मेरे 12 दिन के अंतराल में आ गए. दोनों शोज प्राइम वीडियो पे है. आप राग देख लीजिए, आप ग्राम चिकित्सालय देख लीजिए. बिल्कुल, दोनों बिल्कुल वर्सेटाइल, दोनों पैरेलल लाइंस पे आपको दिख जाएंगे. यस, तो मेरे पास है, मैं बच गया हूँ. मैं और इनफैक्ट मेरे लिए ग्राम चिकित्सालय थेरेपी थी. आफ्टर राक शूट करने के बाद मैंने सीजन 2 शूट किया ग्राम चिकित्सालय का. तो 2 महीने के बाद मैं उस सेट पे था और मैं अपनी थेरेपी ले रहा था. Okay, Akash, with this we come to an end of this beautiful conversation. It was lovely talking to you. Wish you all the success in the world. And हम उम्मीद करते हैं कि आप वापस इंडिया टीवी आएंगे और हमसे ज़रूर बातें करेंगे. थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया. एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे वापस यहाँ पे इनवाइट करेंगे एंड हम शायद किसी और शो की सक्सेस या किसी और मूवी की सक्सेस के बारे में बैठ के बात करेंगे. क्योंकि अब हम सिर्फ सक्सेस या ब्लॉकबस्टर्स की ही बात करेंगे. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये थे आपके लिए आकाश मखीजा. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद. कीप वॉचिंग इंडिया टीवी.